राजपूत साफ, भूमियार हाफ, एनडीए के 60% सांसद ओबीसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्यसभा के नए समीकरण को देखें तो बिहार कोटे की राज्यसभा के 16 सांसदों में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के सांसद हैं। सभी पार्टियों से 8 सांसद ओबीसी ईबीसी वर्ग के हैं। इनमें 7 एनडीए के हैं और 1 आरजेडी से हैं। दोनों गठबंधन की तरफ से एक भी सांसद राजपूत जाति से नहीं है। कांग्रेस के अखिलेश सिंह एकमात्र भूमिहार जाति के सांसद हैं। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। मतलब तो साफ है, राजनीति में स्वर्ण जातियों का दबदबा खत्म होता दिख रहा है। वो तो होना ही है। सभी पार्टियों का जोर किस चीज पर है? ओबीसी बीसी पर। और राहुल गांधी कांग्रेस जो कभी इस तरह की बात नहीं करती थी, आपने ही देखें लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक, खासतौर पर विधानसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी का कितना फोकस था ओबीसी बीसी पर, दलित पर। तो देश की राजनीति बदल रही है तो बिहार की राजनीति पर भी उसका असर दिखाई दे रहा है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि बिहार कोटे की राज्यसभा के 16 सांसदों में से सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के सांसद हैं। सभी पार्टियों से 8 सांसद, ठीक है, ओबीसी वर्ग के हैं। इनमें 7 एनडीए के हैं और 1 आरजेडी से है। दोनों गठबंधन की तरफ से एक भी सांसद राजपूत जाति के नहीं है। कांग्रेस के अखिलेश सिंह एकमात्र भूमिहार जाति के सांसद बचे हुए हैं। इससे पहले 2 भूमिहार सांसद आरजेडी से एडी सिंह और कांग्रेस से अखिलेश सिंह थे। हाल में हुए चुनाव में एडी सिंह चुनाव हार गए तो अब इस समाज से सिर्फ इकलौता सांसद बचे हैं अखिलेश सिंह। उनका 2030 तक कार्यकाल है। सर, तो हरिवंश नारायण सिंह जदयू कोटे से इकलौते राजपूत सांसद थे, अब वो भी नहीं रहे। बिल्कुल, जेडीयू कोटे से हरिवंश नारायण सिंह इकलौते राजपूत सांसद थे, लेकिन उनकी जगह पर अब नीतीश कुमार खुद चले गए हैं राज्यसभा। लेकिन इस बार हरिवंश की जगह नीतीश कुमार खुद बन गए हैं राज्यसभा सांसद। तो उम्मीद थी कि अब वो उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी को उन्होंने साध लिया है और अब राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा के लिए फिर से मनोनीत कर दिया है। तो राज्यसभा से फिर जाएंगे, लेकिन बिहार एनडीए से कोई राजपूत सांसद तो राज्यसभा गया नहीं, इसलिए सवाल उठ रहा है। और एनडीए कोटे से न तो भूमिहार सांसद और न ही राजपूत सांसद कोई है। अगर एनडीए की बात करें तो गठबंधन की तरफ से 7 पिछड़ा वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजा गया है। इनमें 4 ईबीसी हैं, 3 ओबीसी वर्ग के हैं, 3 ब्राह्मण हैं, 1 कायस्थ है और 1 दलित सांसद है। महागठबंधन के 4 सांसदों में 1 यादव, 1 भूमिहार, 1 ब्राह्मण और अल्पसंख्यक समुदाय से के 1 सांसद हैं। तो मतलब ओबीसी का दबदबा तो दिख ही रहा है ना। जी सर, तो ऐसे में कहा जा रहा था कि संजय झा को हरिवंश की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन अब तो वो भी राज्यसभा ना जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, हरिवंश की जगह नीतीश कुमार राज्यसभा गए तो लगा कि अब तो राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई उनकी, तो अब उनकी राज्यसभा की कुर्सी भी चली जाएगी। लेकिन उनको राष्ट्रपति ने फिर मनोनीत कर दिया है राज्यसभा के लिए, मतलब बीजेपी को उन्होंने साध लिया। तो गठबंधन के तहत राज्यसभा में उपसभापति की जिम्मेवारी अभी तक जेडीयू के हिस्से में ही रही है। जेडीयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति थे। 9 अप्रैल को उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। जेडीयू के राष्ट्रीय स्तर के एक पदाधिकारी की माने अगर, तो संजय झा उपसभापति के प्रबल दावेदार हैं और इनका कार्यकाल 2030 तक है। झा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ऐसे में इन्हें पार्टी की तरफ से यह संवैधानिक पद दिया जा सकता है और नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं, उनके खास हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से इसकी कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है। हरिवंश नारायण सिंह भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिए गए हैं। तो अब सवाल यही उठता है कि नीतीश कुमार क्या हरिवंश के लिए छोड़ेंगे ये सीट या संजय झा को बैठाएंगे उस सीट पर। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा कि संजय झा जिस राज्यसभा के उपसभापति होंगे उसी सदन में नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद होंगे। सर, तो यही तो सवाल भी है ना कि अभिभावक की भूमिका में आ जाएंगे। तो अभिभावक ही होते हैं उपसभापति। तो नीतीश कुमार अभी अभिभावक है संजय झा के, लेकिन जैसे ही उपसभापति बनेंगे वो, तो नीतीश कुमार का अभिभावक वो हो जाएंगे सदन के अंदर। सर, तो अब इस बार बीजेपी राज्यसभा में उन्हें सभापति का पद दे सकती है? हरिवंश को देने की कोशिश कर सकती है बीजेपी, तभी उनको राज्यसभा भेजा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस सीट को अपने पास इस बार रखना चाहती है।
अगर ऐसा हुआ तो फिर से हरिवंश को मौका मिल सकता है। यह सीट फिर से जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी या अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेन माने एडीएमके को मिल सकती है, ऐसा भी चर्चा है। लोकसभा की तरह ही सरकार उपसभापति पद के लिए चुनाव न कराने का विकल्प चुन सकती है, जिससे सदस्यों का एक पैनल अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन की सहायता कर सके। जून 2019 से लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, तो बड़े बड़े खेला होने वाले हैं अभी दिल्ली में भी। सर, तो 2030 तक महागठबंधन तो साफ हो जाएगा। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में करारी हार का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा और अगले विधानसभा चुनाव यानी 2030 तक राज्यसभा में महागठबंधन का सफाया हो सकता है। बिहार से कुल 16 राज्यसभा सीटों में से आरजेडी के पास वर्तमान में 5 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। 2026 के बाद बिहार से राज्यसभा का अगला चुनाव 2028 की शुरुआत में होगा। इसमें आरजेडी के फयाज अहमद, बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे, मनन मिश्रा और शंभू शरण पटेल के साथ जेडीयू के खीरू महतो का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 को पूरा होगा। इसके बाद 2030 की शुरुआत में चुनाव होना है। तब बीजेपी के धर्मशिला गुप्ता, भीम सिंह, जेडीयू के संजय कुमार झा के साथ आरजेडी के मनोज झा और संजय यादव के साथ कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद यादव का कार्यकाल पूरा होगा। इन सभी चुनाव में महागठबंधन की हार तय मानी जा रही है। अब देखिए नहीं कि राज्यसभा का चुनाव अभी भी हुआ, उसमें कोशिश की, एड़ी चुट्टी का जोर लगाया तेजस्वी ने, लेकिन फिर भी हार गए। तो अब राज्यसभा की सीटें कैसे जीतेंगे? महागठबंधन के पास विधायक कितने हैं? टोटल 35 विधायक हैं, एमआईएम के साथ मिल जाए तो 40, क्योंकि जीत के लिए जो जरूरी नंबर्स हैं वो अब नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक भी राज्यसभा सांसद नहीं बन सकेगा महागठबंधन का। न अखिलेश सिंह राज्यसभा जा पाएंगे और न तेजस्वी यादव की पार्टी के संजय यादव, मनोज झा सब बाहर हो निपट जाएंगे। मीसा भारती, सब लोग, कोई बचेगा ही नहीं। तो महागठबंधन विहीन राज्यसभा हो जाएगा। मतलब बिहार महागठबंधन का कोई सदस्य राज्यसभा में नहीं होगा। तो सुना आपने। तो अब महागठबंधन को लेकर आपकी क्या राय है और तेजस्वी यादव की रणनीति को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।